चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का टेस्ट पेपर आपका सेट नंबर 9 है, उसी के मैथ्स को लेकर आए हुए हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और और मैथ्स के डिस्कशन को देखेंगे, है ना। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। चलिए यहां पे सवाल है कि 15 भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज के बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। मतलब इस बात समझना कि एक बहुभुज है, उसकी बाह्य कोण की अगर बात किया गया, बाह्य कोण कितना होगा, है ना। हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जितने भी, मतलब यहां पे पॉलीगॉन इसका होता है 360 डिग्री। मतलब किसी भी पॉलीगन्स की अगर टोटल बाह्य कोण की अगर बात किया जाए, तो बाह्य कोण अगर होता है इसका 360 डिग्री। ठीक है, टोटल पॉलीगॉन्स जितना भी है, पॉलीगॉन्स मतलब 3 भुजा से अधिक जितने भी पॉलीगॉन्स है वो सारे जो है पॉलीगॉन्स होंगे, वो सारे जो होंगे, ठीक है, तो वो सारे आपके क्या होंगे, बाह्य कोण जो होंगे, वो टोटल बाह्य कोण को मिला दिया जाए तो वो 360 डिग्री होते हैं। लेकिन यहां बोला है कितना भुजा है, मतलब इच एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो यहां होगा 360/15। प्रत्येक एंगल चाहिए, है ना, प्रत्येक बाह्य एंगल चाहिए। तो ये आपका कट जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, मतलब 24 डिग्री। ये 24 डिग्री होगा। ठीक है, 24 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग एनी कुमारी। चलिए शेयर कर देंगे आज के सेशन को, आज के क्लास को दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं टीआरई 3 का। तो ये सवाल मजेदार सवाल है। तरह के एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हुए हैं। तो एक बात समझेंगे कि यहां पे जो पीपल है, टोटल पीपल की अगर बात किया गया वो 11 है। आराम समझेंगे, टोटल 11 है, जिसमें बोला गया है कि 6/11 लोग वहां के उपलब्ध कुर्सियां में से 9/14 पर बैठे हुए हैं। मतलब यहां पे जो बैठे हुए हैं, सिटिंग किए हुए जो बैठे हुए हैं, है ना, जो सिटिंग हुआ है, जो बैठे हुए वो 6 है, और जो खड़े हुए हैं, है ना, जो खड़े हैं वो आपका 11 टोटल था, जिसमें 6 बैठे हुए हैं, तो 5 आपका क्या हुआ, खड़े हुए। उसके बाद एक बात बोल रहा है कि कुर्सी की जो संख्या है ना, चेयर जो है, चेयर वहां पे 9/14 है, मतलब ये 14 है, टोटल 14 है, और 9 पर बैठे हुए हैं, 9 पर क्या हुआ है, बैठे हुए हैं, जो बचा हुआ खाली है वो 5 आपका खड़े होंगे। अब एक बात समझेंगे, यहां पे बोला गया कि यदि 30 कुर्सियां खाली है, कितना कुर्सियां खाली है भाई, 30 कुर्सियां खाली है, 30 कुर्सी आपका खाली है ना, 30 कुर्सियां आपका खाली है। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि यहां पे खाली, मतलब ये खड़े हैं, मतलब ये खाली है, तो यहां पे खड़े हैं, इसका मतलब ये भी खाली है, तो ये खाली है कितना, 30। तो यहां 5 बराबर 30, तो 1 गुणा 6 करेंगे, तो यहां भी कितना आएगा भाई, 9 छक 54। अब एक बात समझेंगे, यहां पे कुर्सियां पर बैठे हुए व्यक्ति इतना है, और यहां पे बैठे व्यक्ति 6 बोल रखा है। मतलब इस बात को समझना कि पीपल 6 पीपल बैठे हुए हैं, और यहां पे 9, यहां पे टोटल देखा गया कि 54 पर बैठा हुआ व्यक्ति है। तो जितना व्यक्ति बैठा हुआ उतना ही व्यक्ति, मतलब कुर्सी भी खाली नहीं होगा, बैठा होगा। तो ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। बैठे वाला जो व्यक्ति बैठे हुए किस पे, कुर्सी पे, जितना व्यक्ति कुर्सी पे बैठे होंगे उतना कुर्सी आपका भरा होगा, जितना व्यक्ति बैठे होंगे उतना कुर्सी भरा होगा। तो बैठे हुए व्यक्ति और कुर्सी दोनों भरा होगा, तो दोनों बराबर करेंगे। तो यहाँ 9 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 54 है, तो यहाँ भी 54 लाने के लिए 9 गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी 9 गुना करेंगे। तो 9 पचे 45, मतलब 45 आपका जो है वो क्या है, खड़े हैं। 45 लोग आपके क्या है, खड़े हैं। बी इज द राइट आंसर, बी इसका, ठीक है।
ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। राकेश कुमार का आ रहा है, एनी कुमारी का आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। राजेश भाई आप कैसे 40 ला दिए भाई? ठीक है यहां से, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे सवाल दे रखा है कि 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घड़ा बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घन की लंबाई, एक बात समझना, एक घन है, इस घन को क्या किया, पिघला दिया, और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई दे रखा है, तो विकर्ण हम लोग के अनुसार इसका जो विकर्ण आता है वो a√3 आता है, लेकिन यहां क्वेश्चंस में बोल रखा है कि इसका विकर्ण ये दिया हुआ है, तो ये खत्म हो गया, a बराबर आ जाएगा 7। हम लोग के अनुसार फॉर्मूला में होता है विकर्ण a√3 और ये होता है आपका 7√3 दिया हुआ है, तो 3 कट गया, तो आंसर हो गया कितना, a बराबर 7। एक बात समझो कि घन को पिघलाकर घना बनाने पर, इसको जब पिघला दिया गया तो इसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका अगर वॉल्यूम होगा 7 × 7 × 7 एक ही होता है। और इसको पिघला दिया, इसको पिघला दिया, है ना, पिघलाकर क्या बना दिया गया, घन बना दिया गया, है ना, घन बना दिया गया, घन बना दिया गया। और घन की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, मतलब ये अगर 7 है भुजा तो ये लंबाई भी 7 होगा। उसके बाद चौड़ाई बोला है, इसका चौड़ाई बोला है 3.5, लेकिन इसका h पता नहीं है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 7 × 3.5 × h, यही होता है ना LBH, है ना, LBH वॉल्यूम किसका, घनाभ का। तो घन जितना पिघला कर ही घना बनाया गया, तो दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम जो होना चाहिए मेरे भाई बराबर होगा। तो 7 से 7 कट गया, है ना, 7 × 5 = 35, 0.5 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10, 70, 14 × 5 = 70, मतलब h बराबर आ जाएगा आपका ये 70/5, मतलब आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी सभी का आंसर आ रहा है ना। एनी कहा LBH होता है, सरिता यादव बी, एनी कुमारी बी, राजेश कुमार बी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले सवाल को बताएंगे कि अगला सवाल का आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त। इसका बोला है कि 4600 रुपया को 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेश की गई, यदि 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के बाद वो राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया था, तब सबसे पहले एक बात समझेंगे कि 5 साल तक 4600 कितना रुपया हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाएगा। 5 साल के बाद वही 4600 रुपया क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो 4600, अब बताओ कि एक साल में ब्याज 8%, तो 5 साल में कितना, 8 × 5 = 40, और 8 × 5 = 40, तो अपने आप में ये धन आपका 100% हुआ भाई, धन अपने आप में 100% हुआ। 40% ब्याज मिला, मतलब 140%, इसका 140% अगर निकाल देंगे, है ना, 100% अपने आप में ये धन हुआ, 40% ही ब्याज मिला, क्योंकि SI जो होता है RT% होता है। R यहां पे 8 है और ये 5 है, तो ये आ गया 40% हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ये कट गया, तो क्लियर है यहां तक। 14 × 6 = 84, ठीक है, 14 × 6 = 84 आ गया, और 14 × 6 = 42, 56, और यहां पे आ गया 8। एक मिनट, चौदह 6 = 84, 84 आ गया, ठीक है। 14 चौक हो गया आपका 56, 56 और ये आ गया आपका 8, 56 और 8 हो गया आपका 64, ठीक है। और ये 0 आ गया, ये आ गया आपका अमाउंट, ये आपका आ गया क्या, अमाउंट। उसके बाद क्या बोला है, वो आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर देता है। तो आधी राशि को, इसका आधी राशि को वो क्या करता है, शेयर बाजार में निवेश कर देता है। तो ये आ जाएगा आपका, है ना,
64 होगा। ये आपका आ जाएगा 32-20, मतलब इतना राशि वो शेयर कर देता है और इतना राशि वो बचा लेता है, मतलब 32-20 इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आएगा, बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, 35 का आपका बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल को देखते हैं। करा किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है और उसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो ये जो शेषफल, याद रखो, तो इसका ट्रिक है कि ये जो शेषफल है उसको 14 से डिवाइड कर दो, ये शेषफल है और इसी को विभाजित जो कर रहा है उसी से कर दो। तो यहां पे देखो एक बार में भी नहीं लगेगा, मतलब यहां पे रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 13। या दूसरे हिसाब से ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये 42 आपका विभाजित किया गया, एक ही बार में विभाजित किया और एक ही बार में विभाजित किया है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है ना, तो ये 13, ये अगर हम जोड़ दिए मेरे भाई तो ये 55 आ गया। अब ये संख्या मान लेते हैं कि ये नंबर जो है 55 है, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, है ना, इसको 13 से डिवाइड करेंगे। तो जब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 14 से करना है ना, 14 से, एक मिनट, इसको भी 14 से करना है, तो 14 से करना है, 14 तिया 42, अब 42 और 8 5 13, यहां भी रिमाइंडर आपका बच जाएगा कितना, 13। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या जो शेषफल बचा हुआ है, जो शेषफल बचा हुआ उसी को 14 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी को 14 से डिवाइड कर, जो शेषफल बचा हुआ है उसी को क्या करेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा वही, क्योंकि एक बार में भागा नहीं लगेगा, मतलब 13 आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई बात यहां तक दिक्कत है बोल लो, अगर प्रॉब्लम है तो बता देना भाई। अब कह रहा कि एक दुकानदार एक उत्पाद को 819 रुपया में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। यहां 819 रुपया में बेचकर, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं, ये सेलिंग प्राइस हुआ। यहां पे 8 में से 1 बेचा तो ये आपका 9 आ गया, 9 आपका सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं। अरे कोई वस्तु का दाम, ये जो नीचे वाला वो सीपी हुआ, अरे भाई कोई वस्तु का दाम 1/8 है, 8 मतलब सीपी, 1 आपका मुनाफा हुआ, 1 आपका लाभ हुआ। तो 8 पर कोई वस्तु लाया और एक अधिक पर बेच दिया तो 9 रुपया लाभ हुआ, 9 रुपया आपका एसपी हुआ। तो 9 बराबर इतना निकालना है। उस वस्तु का लागत मूल्य का आधा कितना होगा, तो इस वस्तु का आधा कितना होगा, तो आधा होगा 4, इसी का निकालना है 4। तो यहां गया 9 9 81, 9 इकाई 9, 4 इकाई 4, 9 चौक 32, ये आंसर आ गया 32। 300 है ना, 324 देख लो फिर से, 9 9 81, 1 4 इकाई 4, 9 चौक 36, ये आ गया 64, 364। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा, है ना, बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? 37 का बी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। चलिए एमडी नूर, सरिता, राजेश, एनी, राजेश भाई, सभी का आंसर आ रहा है। आयुष, सीआर, आयुष का कौन सा सीआर है भाई? इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सरलीकरण करना है 4। अब बताओ यहां पे कोई भी, अगर कोई भी माइनस में यहां पे अगर लगा होता है पावर में, इसका मतलब होता है ये 1/a। तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि 4 पर पावर स्क्वायर ये हुआ, 81 का रूट आ जाएगा 9 और रूट 25 का आ जाएगा 5। अब इसको अगर गुणा में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 4 चौक 16/1 प्लस 9 5 13 उधर लिख देते हैं, तो 6 चौक 16 चौका 64 और प्लस 13 कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा, सॉरी 9 5 14 होता है 14, तो ये आ जाएगा कितना, 78 इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? सी इसका सही आंसर है। सभी का आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, 78 राजेश भाई का 80। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल पे कह रखा है कि इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। कह रहा है कि एक थैले में 12, 13, 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के रखे हुए, मतलब यहां पे संख्या रखे हुए सिक्के का, और ये 12, 13 और 11, आज जो पुराने सिक्के रखे हुए जिनका मूल्य क्रमशः 3 रुपया का है, 4 रुपया और 5 रुपया का रखे हुए। लेकिन यदि सिक्के का कुल मूल्य दिया हुआ है 572, कुल मूल्य 572 दिया हुआ है, कुल मूल्य 572 दिया हुआ है, ये आपका मूल्य में है और ये रेशियो आपका संख्या में है, तो कभी भी बताएंगे, कभी भी क्या इससे हम कंपैरिजन कर पाएंगे? नहीं, इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा? मूल्य में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफर्म वैल्यू आपका मूल्य में है और ये संख्या आपका कॉइन्स, ये जो रेशियो ये कॉइन्स में संख्या में, तो संख्या को चेंज करना पड़ेगा मूल्य में, तभी तो कंपैरिजन करेंगे। तो देखो 3 रुपया का 12 संख्या आपको दे दे, 3 रुपया का सिक्का आपके हाथों में 12 को दे दे, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास 12 या 36 रुपया हुआ कि नहीं भाई? ठीक है। 4 रुपया का आपके हाथों में, 4 रुपये का सिक्का आपके हाथों में 13 सिक्का दे दे, तो 13 चौका कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 5 रुपया का 11 सिक्के आपका हाथों में दे दे, तो ये आ जाएगा कितना? 55 रुपया हो जाएगा। अगर इसको सभी को जोड़ दिया जाए, 5 दूनी 7, 7 6 13, 3 आ गया, 5 5 10 13, 13 1 ये आ गया, तो इतना बराबर ये दे रखा है ना। ये हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है 572 टोटल मूल्य है। तो यहां पूछ क्या रहा है कि 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 3 रुपये मूल्य वाले के सिक्कों की संख्या 12 है। इसी को आपको क्या करना है? निकालना है मेरे भाई। क्लियर है? यहां तक बात समझ पाए कि नहीं? कितना बार में कट जाएगा हमको लगता है? ये 4 बार में आपका कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये 12 चौक 48 आंसर आएगा। ए 39 का ए आंसर आ रहा है, 39 का ए आंसर आ रहा है ना। 4 टाइम से ये कट गया, तो क्लियर आ गया। तो यहां 48 आ गया आंसर। क्या यहां पे आप समझ पाए? ये अब जीएस का सवाल है ना, ये जीएस का सवाल है। तो यहां तक कंप्लीट हो चुका है भाई। सभी लोग को मैथ्स का चीजों को समझ पाए? क्या कहीं पे दिक्कत हुआ? ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अब जीएस वाले सर आएंगे और जीएस का अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं हिमांशु कुमार आपका वेलकम करता हूँ। आगे हम लोग जीएस के पॉइंट पे चलते हैं। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। अन्नी कुमारी, राजेश भाई, जो भी हो सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या कह रहा है ये? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि के नाम से भी जाना जाता, पीएम स्वनिधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है तो करें विचार जरा। पहला पॉइंट ये कह रहा है
कि यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना है जो बिना किसी ब्याज के कार्यशील पूंजी संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा देता है। इसमें से एक बात सही है, एक बात गलत है। सही तो यह है कि यह माइक्रो क्रेडिट योजना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बिना किसी ब्याज के, ये गलत है। ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा, मिनिमम, बहुत कम, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत हो गया, ब्याज इसमें लगता है। दूसरी बात, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया। सही बात है ये, मतलब यहां तक तो लाइन सही है, और यह पूरे भारत को कवर करता है, ये वाला पॉइंट गलत है। इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी इसको, ये भी पॉइंट गलत हो गया। और तीसरा, हाल ही में इस योजना की ऋण अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पूरी लाइन ही गलत है, क्योंकि दिसंबर 2025 के बदले 2024 तक बढ़ाई गई है, 24 तक ये बढ़ाई गई है। तो कुल मिला के जो हमारा कंक्लूजन है वो ये निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 3 भी पॉइंट गलत है, एक भी पॉइंट इसका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आ गया ई जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बात आई समझ में? ई इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब जरा पॉइंट को मैं समझाता हूं, इसको समझना है। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसमें पहली बात तो ये कि पीएम स्वनिधि जो योजना है, ये योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए है। ठीक है, मतलब सड़क के किनारे, पटरियों पर जो इस प्रकार का रोजगार करते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटा मोटा सामान बेचते हैं, इन लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि ये छोटा व्यापार शुरू कर सकें। छोटा व्यापार प्रारंभ करने के लिए वित्तीय समर्थन इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन इसमें मिलता है, 50,000 तक ये आपको इशू हो सकता है। दूसरी बात तो ये हो गई, इस पे आपको ब्याज देना पड़ेगा मिनिमम। आपने ब्याज दिया, आपकी राशि ये बढ़ जाएगी, जैसे और सब में होता है वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, और ये 2020 जून से शुरू की गई थी, ये सही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, और पूरे भारत को कवर करने का ये जो लाइन है ये गलत है। गलत इस मायने में है कि 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 पास किया था, संसद से अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत जो लोग आएंगे जिस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, केवल वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने लेवल पर इस प्रकार के वेंडर एक्ट बनाए हैं, तो उन राज्यों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उन राज्यों के रेहड़ी पटरियों वालों को लाभ नहीं मिलेगा। हैं, जो राज्य के इसके अंतर्गत आएंगे, जिनमें कोई अपना नहीं है, उसके सारे इसके तहत आ जाएंगे। कुछ राज्य जैसे मेघालय वगैरह को इसमें लाया गया है, वो अलग चीज है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो इस एक्ट के तहत आने वाले वेंडर्स ही केवल इसके अकॉर्डिंग आ पाएंगे। और इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो बेचने वाले लोग हैं, ये सब रेहड़ी पटरी वाले, इनको एक लाइसेंस दिया गया था। तो जिनको लाइसेंसिंग जो कार्ड मिल गया था, वो कार्ड ही वो पहचान थी जिसके आधार पे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सब लोगों को कार्ड नहीं मिला तो सबको नहीं मिलेगा, तो पूरे भारत में लागू होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये 2024 तक बढ़ाई गई है दिसंबर, आगे और भी बढ़ाई जा सकती है, अलग बात है। ये पॉइंट था। तो कुल मिला के इस पूरे प्रोग्राम का आपने समझ लिया होगा मैकेनिज्म क्या है, और करेक्ट पॉइंट समझ लिया होगा। तो पूरे भारत को कवर नहीं करता है, केवल इसको कवर करता है, बिना किसी ब्याज के नहीं, ब्याज आपको देना पड़ता है। ठीक है, समर्थन देना, ये पॉइंट था इसमें। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है,
इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। एक जो है प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष के क्षेत्र में लाना, पहला पॉइंट यह है। दूसरा, इसरो की सुविधा का उपयोग ये निजी क्षेत्र करेगा। तीसरा, निजी क्षेत्र या गैर सरकारी क्षेत्र जिसको कहें हम उसको निजी क्षेत्र रॉकेट, उपग्रह आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये कहा जा रहा है। और चौथी बात एक ये है, इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान पर अधिक ध्यान दे पाएगा, अधिक ध्यान देगा। ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये था कि अगले कुछ वर्षों में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी विश्व स्तर पर 2% से 10% करना, ये एक्चुअली में फोकस उद्देश्य था। ठीक, छोटी सी बात मैं बता दूं, दुनिया के जितने भी स्पेस एजेंसी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे नासा वगैरह हो गई, तो उसमें से प्राइवेट सेक्टर काफी अहम रोल करते हैं। आधे से ज्यादा काम प्राइवेट सेक्टर कर देता है उसका। तो उस कंडीशन में कौन से सेट से, सेट नंबर 9 है ये जिज्ञांसु, सेट नंबर ये 9 है। ठीक है, 9। तो वो नासा वाले प्राइवेट का यूज करते हैं, और नासा अपना क्या करता है, रिसर्च अधिक करता है। इसीलिए रिसर्च करने के कारण से सबसे आगे की एजेंसी बना हुआ है वो। सारे मॉडर्न फैसिलिटीज वही देता है दुनिया को, है ना। अंतरिक्ष के बारे में सबसे पहले कोई और नई जानकारी वहीं से आती है। क्यों? क्योंकि रिसर्च अधिक करता है वो। तो यहां पर भी यही कहा गया है कि इसरो जो है अंतरिक्ष अनुसंधान पर अधिक ध्यान देगा। ये तब देगा जब प्राइवेट सेक्टर अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे, और जैसे उपग्रह बनाना हो, उपग्रह को छोड़ना हो, उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट का निर्माण करना हो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात हो, इन सब चीजों का निर्माण में निजी क्षेत्र अगर आ गया तो इसरो पर यह बोझ कम हो जाएगा इन कार्यों को करने के लिए, और वो रिसर्च कर पाएगा। इसलिए एक्चुअली में ये अंतरिक्ष पॉलिसी लाई गई थी। ठीक है, तो अब इसमें से संबंधित जरा पॉइंट को देखते हैं कि पॉइंट क्या है। हीरा आज कब से होता है? 9:15 से होता है हीरा, ध्यान रखिए, 9:15 से होता है। हाँ, 6 to 8, 9 to 10 सबके लिए है ये। ठीक है, सबके लिए है ये। ओके, अब समझिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, नीति गैर सरकारी संस्थाओं को स्वामित्व वाली खरीदी गई, पट्टे पर ली गई उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति देती है। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट सही है, पेशकश करने की अनुमति देती है। निजी क्षेत्र को ही तो इन्वॉल्व करना है, बेसिक पॉइंट यही है इसमें भारतीय अंतरिक्ष नीति का। यह गैर सरकारी संस्थाओं को क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड्स कहते हैं इसको, एस्ट्रॉयड्स संसाधन या अंतरिक्ष संसाधन की व्यावसायिक वसूली में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती है, अनुमति देती है। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व जब इसमें होगा, अपना पैसा लगाएगा तो पैसा निकालेगा भी, तो ये तो वसूली का अधिकार भी है, लिमिटेड है, सरकार तय करेगी उसको कैसे वसूलना है। यहां नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब गलत है ये। ठीक है, सही नहीं है, वसूलने का अधिकार है उसको। अंतरिक्ष गतिविधियों जैसे अंतरिक्ष वस्तुओं की स्थापना और संचालन के लिए केवल गैर सरकारी संस्थाओं को प्राधिकरण प्रदान करेगा, ये गलत है। केवल शब्द नहीं होना चाहिए, मतलब निजी क्षेत्र ये सारा काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो कुछ कर ही नहीं सकती, वो चाहेगी तो वो भी कर लेगी। तो केवल शब्द अगर नहीं इसमें आता तो ये लाइन सही था।
केबल आने से लाइन, ये गलत हो गया। तो कुल मिला के सेंटेंस फर्स्ट एक ही सही है, करेक्ट आंसर है ए। तो करेक्ट आंसर सेकंड का हुआ ए, ठीक है, करेक्ट आंसर सेकंड का हमारे पास आता है ए। ये पॉइंट नहीं होना चाहिए और ये केबल नहीं होना चाहिए। आगे रिवीजन करेंगे, देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रोजेक्ट 75I के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इससे पहले भी आप प्रोजेक्ट के बारे में जाने होंगे कि प्रोजेक्ट 75 बहुत पहले भी आया था एक, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट 75I है, आई का मतलब यहां इंडिया से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 में क्या था कि नेवी के लिए स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन यानी पनडुब्बी का निर्माण करना था, ठीक है। ये निर्माण ये था एक्चुअली में इसका प्रोजेक्ट 75 का, ठीक। अब 75 आया है, ये इससे एक कदम आगे है, एडवांस फॉर्म है। 75 में इंडिया केवल जुड़ा है आई। इसके तहत भी नेवी के लिए पनडुब्बी का निर्माण ही होगा, ठीक है। एयर फ्री सिस्टम मतलब उस पनडुब्बी को हवा की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, बिना एयर सिस्टम के, और कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसकी सहायता से इस प्रकार के पनडुब्बी मतलब मॉडर्न जो है बेसिकली सबमरीन का निर्माण किया जाएगा, इससे आधुनिक होगा। ये 75 है। तो कुल मिला के नेवी के लिए एयर फ्री सिस्टम का जो है सबमरीन का निर्माण करना है, सबमरीन कुल मिला के कंक्लूजन ही का निर्माण, तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उसी से संबंधित है, ठीक। कौन सब्जेक्ट है ये? जीएस समान अध्ययन है सद्दाम हुसैन साहब, ये जीएस समान अध्ययन कॉमन पेपर है, ठीक है, जीएस का। तो ये कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया, सही बात है, और परियोजना के नाम में आई भारत को प्रदर्शित करता है, ये भी सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, थर्ड का करेक्ट आंसर बी हुआ, थर्ड का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता घोषित किया गया है? ये मणिपुर में हुआ था, इम्फाल में, ठीक है। और इसमें घोषित की गई है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। 2023 में हुआ फेमिना मिस इंडिया, नंदिनी गुप्ता को घोषित किया गया है, ठीक है। ये 4 नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। अब आइए 5 पे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 जो आया है, ये ईरानी कार्यकर्ता नरगेस मोहम्मदी को 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सही बात है। उन्हें 23 पीएनबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड और 23 यूनेस्को गिलर्मो कैर्नो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार भी मिला है, दोनों ये सही है, ये भी मिला है। तो इस मिला के कुल मिला के करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 और 2 दोनों सी करेक्ट आंसर है। 5th का करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? सी है, ठीक है, 5th का करेक्ट आंसर सी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, यहां नोबेल पुरस्कार में एक साहित्य का पूछेगा, साहित्य, तो जॉन फॉसे ये नॉर्वे के साहित्यकार हैं, नॉर्वे के साहित्यकार हैं, इनको जो है नोबेल प्राइज 2023 का मिला हुआ है, ठीक है। इसमें से नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्होंने 1863 में डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। जिस समय उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इसको निर्मित करने में वर्तमान में NaNO3 का उपयोग किया जाता है, वर्तमान में जो है
डायनामाइट का निर्माण NaNO3 के द्वारा होता है, पहले वो नाइट्रोग्लिसरीन के माध्यम से किया जाता था। तो डायनामाइट ये हो गया। 1901 से जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1921 से की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी आया। ठीक है, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6, भारत सरकार की 75/25 पहल किससे संबंधित है? ये कॉमन है, पता है आपको होगा। 2025 तक उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित 57 मिलियन व्यक्तियों के लिए मानक देखभाल प्रदान करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपके पास है ई। ठीक, तो ये बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से रिलेटेड लोगों के लिए प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। 75/25 के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए हुआ। ठीक है, आगे आइए। देश में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य बनाया गया है? एक याद करने वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है। रेशमा प्रसाद, ध्यान दीजिएगा। रेशमा प्रसाद जो है इनको जो है बनाया गया है पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट का सदस्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 7 का आपके पास बी आया। 7 का करेक्ट आंसर आपके पास आया बी, बिल्कुल सही है सबका। 7 का बी। 8 पे आइए। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? इराक। करेक्ट आंसर जो है वो है इराक। देखिए, ट्रेकोमा जो है आइज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। ये आंख से संबंधित एक बीमारी है, आंख से संबंधित, जिसमें कभी कभी रोशनी भी चली जाती है पूरी, संबंधित समस्या है। यह एक विशेष प्रकार के जीवाणु से फैलता है, एक विशेष प्रकार के जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिक्स है। ये ट्रेकोमेटिक्स, क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिक्स नाम का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से ये जो है ट्रेकोमा नाम की बीमारी फैलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तभी हाल फिलहाल इराक जो है उसको इससे मुक्त घोषित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, WHO ने इसको, इराक को, आंख से संबंधित बीमारी, बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, यहां से काम आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। उसके बाद ये 24 अप्रैल से जो ये एक बैच स्टार्ट था, इसके बारे में कई बार मैं बता चुका हूं आपको। NCERT और SCERT पर आधारित था। ठीक है, 499 इसकी फीस है और आप इसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच होता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? देखिए, 1930 की बात है ये, 1930। ठीक है, इसमें नमक कानून को तोड़ने की बात हो रही है। ये 1930 का नमक कानून आपको पता होगा, जो चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था, गांधी के नेतृत्व में, ठीक, नेतृत्व में साबरमती से दांडी के बीच चला था। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसमें 78 अनुयायी थे, 241 मील की यात्रा, 241 मील की यात्रा 5 अप्रैल को ये पहुंचे थे दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल नमक कानून
तोड़कर तोड़ा और आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अब क्या हुआ कि इससे प्रेरित होकर, ये तो उत्तर भारत की बात थी या पश्चिम भारत कहें, दक्षिण भारत में भी कई सारे नेता ने इस प्रकार के आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। अब इसमें से जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर थे वो थे राजगोपालचारी। राजगोपालचारी, ठीक है, इन्होंने तिरुचिरापल्ली, तंजौर से अपनी यात्रा शुरू की, जैसे महात्मा गांधी ने साबरमती से शुरू की, और इनकी यात्रा वेदारण्यम तक जाके समाप्त हुई। वेदारण्यम तक, वेदारण्यम की यात्रा, ठीक है, ये राजगोपालचारी की थी। करेक्ट। ये क्वेश्चन वहीं से है कि तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो तंजौर पर जो किया राजगोपालचारी ने किया, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया। इसमें छोटी सी बात और बता दूं मैं, ये तो एक थे, दूसरे एक थे के कलप्पन, इनकी यात्रा जो है कालीकट से पेन्नौर की थी, पेन्नौर की यात्रा थी। यहां भी वही था, नमक कानून को तोड़ना था के कलप्पन का। ठीक है, कालीकट से पेन्नौर। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि 1930 का जो नमक वाला आंदोलन था ये, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ में एक विशेष प्रकार का प्रयोग किया गया। क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ में सिवड़म का निर्माण हुआ था। सिवड़म का निर्माण जगह जगह पर किया गया था, जगह जगह पर किया गया था। तो ये सिवड़म शब्द आपको याद रखना है। एक्चुअली में जब लोग यात्रा करते हैं तो उसमें थकान भी होती है, उनको बैठना भी पड़ता है, आराम भी करना पड़ता है। तो जैसे सैनिक वगैरह युद्ध वगैरह करते हैं या उस समय तैयार हो रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, फिर उनको बीच में कहीं रेस्ट लेना है, उनके लिए कुछ शिविर बनाए जाते हैं जगह जगह पे। उसी प्रकार से ये नमक के जो सत्याग्रही थे आंदोलन के, वो जब लंबा पैदल चलते थे, लंबी दूरी यात्रा तय करते थे, तो बीच बीच में आराम की आवश्यकता पड़ती थी। तो छत्तीसगढ़ में इसके लिए सिवड़म का निर्माण जगह जगह किया गया था, जहां वो बैठ के आराम करते थे, योजना बनाते, फिर आगे बढ़ते थे। तो सिवड़म का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है, और किस आंदोलन से है? तो 1935 के नमक आंदोलन से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका आ गया सी राजगोपालचारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन 1905, जब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन है ना, इसी के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इस बनारस अधिवेशन से इसकी शुरुआत की गई थी स्वदेशी आंदोलन की। ठीक, अब ये शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल उपभोग जालियांवाला। सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो ये निकल गया कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, इसकी कुछ खास बातें क्या थी? वस्त्र, स्कूल, अदालत, सरकारी नौकरी का बहिष्कार। ध्यान रखिएगा, इतने चीजें थी जिसका बहिष्कार था, केवल वस्त्र बहिष्कार नहीं था, इतनी चीजों को बहिष्कार करने की बात हुई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त द्वारा स्थापित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद रखना है, निभाई। तीसरा, सर्वप्रथम पहली बार आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी हुई, महिलाओं की भागीदारी हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
भारत के सभी आंदोलनों में सबसे पहला वो कौन सा आंदोलन था जहां महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी? तो वो था स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा। चौथा, इस आंदोलन ने आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का पाठ भारतीयों को पढ़ाया। भारतीयों को पढ़ाया। जो पॉइंट में लिख रहा हूं एग्जाम का क्वेश्चन पॉइंट है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति किसकी थी? तो अश्विनी कुमार दत्त। एक तो क्वेश्चन नहीं रह सकता है। इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी हुई। सबसे बड़ी बात यह थी कि स्वदेशी आंदोलन में पहली बार भारत की जनता को समझाने का प्रयास किया गया आंदोलन के माध्यम से कि हम लोग अगर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम लोग मजबूत हो पाएंगे, अंग्रेजों को भगा पाएंगे, है ना। तो सारा कुछ को त्याग करो विदेशी चीजों का और खुद सब कुछ बनाओ। ये आत्मनिर्भरता की बात तभी की गई थी, आज भी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और ये आत्मशक्ति का पाठ पढ़ाने का काम किया था कि हमारे अंदर शक्ति है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स थे स्वदेशी आंदोलन के जो आपको याद रखना है ताकि यहां से क्वेश्चन आपका निकल सकता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। ये तो गलत है। इसने आदिवासियों द्रविड़ियों की ये भी गलत है। एक पॉइंट सही इसका है ए। करेक्ट आंसर इसका हुआ ए, 11 का ए, ठीक है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 से मानी जाती है। दो व्यक्ति की प्रमुख भूमिका इसमें मानी जाती है। एक तो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनका क्षेत्र मुख्य रूप से मुंबई या बंबई उस समय, पुणे, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक था एक्चुअली में, उत्तरी कर्नाटक तथा मध्य प्रांत का कुछ हिस्सा, मध्य प्रांत का कुछ हिस्सा, ये था बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र में। मैं इतना पॉइंट इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुंबई और पुणे कॉमनली पता होता है। कभी क्वेश्चन में ये कर्नाटक वगैरह दे दे तो आपको लगेगा आंसर गलत हो गया, लेकिन नहीं, ये भी इनके हित में था। और शेष भारत जो था वो एनी बेसेंट के पास था। एनी बेसेंट, ये था शेष भारत, ठीक है। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। अब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी दो समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसके माध्यम से पत्रिका का इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। एनी बेसेंट के द्वारा जो पत्रिका चली थी दो, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, इसके माध्यम से एनी बेसेंट ने पूरे भारत में इसको प्रचारित करने का प्रयास किया। मद्रास में इसका सेंटर बनाया गया था और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। यह होम रूल आंदोलन का जो सेंट्रल पॉइंट था वो था सरकार के अंदर, यानी ब्रिटिश सरकार के अंदर रहते हुए स्वशासन। स्वशासन, तो अब इस स्वशासन के अंदर क्या क्या पॉइंट थे? अब जो पॉइंट में लिख रहा हूं ये की पॉइंट है जो क्वेश्चन आने की संभावना। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार, राजनीतिक सुधार, ये कुछ जो मुद्दे थे ये होम रूल आंदोलन के महत्वपूर्ण मुद्दे थे। ये की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक। अब उसके बाद इस आंदोलन ने
इस आंदोलन ने लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, इस समझौते के बाद जो है वो भारत के मूवमेंट की जो आंदोलन था उसकी पूरी दिशा बदल गई थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इस आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवाद या वादियों की एक फौज देश में खड़ी कर दी थी। देश में खड़ी कर दी थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस होम रूल आंदोलन का। ठीक है, तो कुल मिला के 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सरकार के अंदर रहते हुए स्वशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। स्वशासन के अंदर कई चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक सुधार होने चाहिए। सब स्वशासन के ही हिस्से थे, मैं ये कहना चाहता हूं। इस आंदोलन ने लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे महत्वपूर्ण है। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कुछ ग्रुप समूहों को इसने खड़ा किया कि हम भारत के लिए लड़ेंगे, भारत के लिए हम मरेंगे, और इसे को जुझारू राष्ट्रवादी कहते हैं। और इसकी शुरुआत होम रूल से होती है। इतना बड़ा काम होम रूल आंदोलन में किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो कोई भी डीप क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर यहां से निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? अभी ये पॉइंट आया था, देखो क्वेश्चन भी आ गया। अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन अगर उन्होंने कहीं किया तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवा के किया। लखनऊ समझौता में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लखनऊ समझौता, महत्वपूर्ण भूमिका। तो कांग्रेस का 1916 के लखनऊ समझौता इसमें करेक्ट आंसर होना है, जिसमें कि इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब ये लखनऊ समझौता 2 लोगों के बीच हुआ था। एक तो हुआ था नरमपंथी एवं गरमपंथी के बीच। ठीक है, 9 साल से जो बाहर निकाल दिया गया था गरमपंथियों को, उनको शामिल किया गया। और एक हुआ था कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच, है ना, मुस्लिम लीग के बीच। और ये समझौता था क्या एक्चुअली में? समझौता ये था कि संवैधानिक सुधार के लिए दोनों दल मिलकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे, इसके लिए सहमत हो गए थे दोनों। यही था एक्चुअली में जो लखनऊ समझौता, ये बेसिकली ये था, है ना। जो पहले ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दिशा बिल्कुल अलग था, अब वो ज्वाइंट हो गए। और ये कब तक चलता रहा? कि चलता रहा 1922 तक, जब तक कि असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं हो गया। असहयोग आंदोलन के स्थगित होते ही लखनऊ समझौता फिर रद्द हो गया, फिर दोनों अलग अलग हो गए। तब तक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथ मिलके। और जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, वो पास हुआ इसी प्रयास के बाद। ये लखनऊ समझौता के बाद ही जब दबाव सरकार पर पड़ा तभी ये पास हुआ था, नहीं तो ये पास नहीं होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सिंपल सा क्वेश्चन, सरोजनी नायडू ने कहा था जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस की
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अध्यक्ष चुनी गई थी कहां? कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में, इतना याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा था एकता का दूत, करेक्ट है, इसमें कुछ आगे है नहीं। अब चलते हैं 14 पे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, यही सही नहीं है। करेक्ट आंसर तो यही हो गया। सत्याग्रही का, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, शस्त्र अहिंसा है, ये तो बात सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भी सही है। ए देखिए, क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि सत्याग्रह की परिभाषा जो जान जाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देगा, ठीक है ना। सत्याग्रही किसको कहते हैं? दृढ़ता के साथ सत्य का प्रयोग, इसी को सत्याग्रह कहते हैं। अहिंसा प्लस सत्य, सत्याग्रह, यह भी कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन समझ में आया? हिंसक नहीं होना है, अहिंसक रहना है, ठीक है, और सत्य के साथ चलना है, और सत्य को दृढ़ता से लेकर चलना है। मतलब जिद है कि नहीं, हम सत्य के साथ चलेंगे, चाहे कितनी दिक्कत हो जाए, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये हमारा कहलाएगा एक्चुअली में सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का बेसिक प्रिंसिपल था, थ्योरीज था, है। तो इसमें शत्रु को पराजित करने का कोई उद्देश्य नहीं था, सत्य को अपने तरीके से पकड़ के रखना है, शत्रु अपने आप पराजित हो जाएगा। तो कुल मिलाके सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, ये बात सही है, ठीक है, ये भी सही है। ये एक्चुअली में सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया 14 का ए, 14 का ए। अब आइए 15 पर। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी, देखिए 1930 में क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे सूर्य सेन, सूर्य सेन, ये एक शिक्षक थे बंगाल में, ठीक, बंगाल में। और फिर इन्होंने क्रांतिकारी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, भूमिका निभाई, ठीक है। एक उस समय बंगाल में क्या था, चटगांव एक जगह था, चटगांव, वहां पे शस्त्र का भंडार था अंग्रेजों का। चटगांव शस्त्रागार पर छापेमारी सूर्य सेन के द्वारा की गई थी। सूर्य सेन तथा उनके द्वारा स्थापित आर्मी के द्वारा की गई थी। हालांकि उनको हथियार वगैरह तो नहीं मिले थे, लेकिन और जो फैसिलिटी थी, टेलीफोन का तार वगैरह था, उसको उन्होंने काट दिया था, लाइट जो थी वो कट गई थी, इस तरह की चीजों को काट दिया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार का संबंध किससे? सूर्यसेन से। 1930 में उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों का समूह बनाया था, ग्रुप बनाया था। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा सी। 15 का करेक्ट आंसर आपके पास आ गया सी। गुड़िया सिंह, गुड मॉर्निंग गुड़िया। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब हुआ? 1969 में हुआ, करेक्ट, याद रखिएगा यहाँ बी। इसमें 2-3 बात मैं बता दूं कि जो आप ये शांति स्तूप जो विकसित होता है बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पॉइंट्स होते हैं, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक स्तूप होता है, ठीक है, स्तूप जहां अस्थियों को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। जो महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखने की जगह बेसिकली स्तूप कहलाती है। कहा तो भी जाता है कि उनके मरने के बाद उनके शरीर जो थे उनको डिवाइड करके उसको सुरक्षित रखा गया, जहां जहां वो सारे स्तूप हैं, पवित्र स्तूप हैं वो सारे। तो बेसिकली अस्थियों को सुरक्षित रखा जाना, स्तूप का मतलब यही होता था जब कोई मरता था, मृत्यु के बाद उस जगह पे रखी जाती थी, ठीक है। एक होता है चैत्य। चैत्य जो है ये पूजा घर कहलाएगा बौद्ध धर्म का, जैसे मंदिर वगैरह होता है ना उस तरह से, तो ये पूजा घर के रूप में फेमस होता है चैत्य, ठीक। और तीसरा एक होता है विहार। ये होता है कि स्तूप या चैत्य के समीप
भिक्षुओं के विश्राम करने का स्थान, जहां पे वो आराम कर सकते हैं, ये एक्चुअली में कहलाता है विहार। ठीक है, रहने की जगह एक तरह से हुई। ये तीन चीजें होती है, स्तूप, चैत्य और विहार। कोई अंतर पूछे तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जानता है? सफेद पानी यानी यहां पे जो है व्हाइट वाटर, ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका सियाचिन, आपका सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, सियाचिन जो ग्लेशियर है काराकोरम में है, काराकोरम में है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और ये 78 किलोमीटर की लंबाई वाला है, सबसे अधिक लंबाई यही है। काराकोरम में अधिकांश जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो काराकोरम में ही है। ठीक है, से केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, केदारनाथ। गंगोत्री जो है ये कुमायूं में है, कुमायूं में है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण सियाचिन है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा भी है और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो व्हाइट वाटर के नाम से हम बेसिकली इसी को जानते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी। ठीक है, सी। 18 पे आइए। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? पहली बात तो कि काली मिट्टी बनती किस चीज से है? बेसाल्ट चट्टान से बनती है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, निर्मित होती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान जो है ये तब बनती है जब मैग्मा या लावा जिसको कहते हैं के जमीन के नीचे, जमीन के अंदर ही ठंडी हो जाए, तब जो चट्टान का निर्माण होगा बेसाल्ट होगा। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ह्यूमस ये सब होता है, यानी जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में। और ठीक है, इतना। अब इसमें से कुछ पॉइंट देखिए। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता, ये भी सही है। नमी को काफी ज्यादा सोखती है, नम बनाए रखती है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत। करेक्ट आंसर सी हो गया। इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सूखने के बाद ऑलरेडी इसमें दरार पड़ जाती है, तो जुता हुआ जैसा ही दिखता है। हल्का सा भी जोतेंगे तो हल्की हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी। अधिक जुताई नहीं, नॉर्मल जुताई करके भी इस मिट्टी से हम लोग फसल उपजा सकते हैं या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं 18 में, याद रखिएगा इसको। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो टीयर शिक्षक भर्ती 3 जो है, इसमें से 1 से 5 तक के लिए 24 अप्रैल का बैच, ये 499 फीस है। इसमें से आप लोग चाहें तो इसको, ये फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, 1 महीने का रिवीजन कोर्स है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद आइए, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। नेपानगर, नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और ये किसके लिए फेमस है नेपानगर? कई बार क्वेश्चन आया, अखबारी कागज के लिए। नेपानगर फेमस किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। ठीक है, अखबारी कागज। अब यहाँ पे मशीनी औजार, ये तो बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये, भारत में प्रथम लौह अयस्क कहां खोला गया था? तो 1874 में कुल्टी, बंगाल, बंगाल में। ठीक है, इसको शुरू किया गया था। बाद में इस कंपनी को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। ये तो पहला हो गया लौह अयस्क। बाद में वे स्टील बनाने का काम करती है। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई। टाटा स्टील। आधुनिक तरीके से भारत में जो उद्योग की शुरुआत है वो टाटा स्टील से मानी जाती है। ठीक है, टाटा स्टील से मानी जाती है। और ये जो स्थापना हुई थी लौह अयस्क 1874 में, इस पर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस नदी के किनारे या किस नदी पर यह स्थित? तो बराकर नदी थी, जिसके पानी का उपयोग करके
यहाँ पे काम होना था, बड़ाकर नदी। और टाटा स्टील जो है, जिस नदी से पानी इसको मिलता है, वो नदी है एक्चुअली में स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी है। चीनी की जहां तक बात है, तो भारत में सबसे पहला चीनी मिल, भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल 1903 4 में, 4 में मढ़ौरा सारण जिला बिहार में स्थापित किया गया था। बिहार में स्थापित किया गया था, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बिहार में स्थापित किया गया था। बाद में चल के बहुत सारे और राज्य में होने लगा। अभी क्या है, चीनी के उत्पादन में फर्स्ट यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर सबसे ज्यादा ग्रोथ इसमें महाराष्ट्र में भी देखा गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया है चीनी उत्पादन का। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट राज्य हैं। बिहार में भी होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। अगर चीनी मिल सबसे प्रथम खोली गई थी तो आगे बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके एक एक करके मिल बंद होते चले गए, ठीक है। जो भी रीजन रहा हो, इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ठीक। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल खोली गई थी बिहार में, मढ़ौरा सारण में। एक क्वेश्चन आने की गुंजाइश अगर बचती है तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? अबोर, अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दूनागिरी उत्तराखंड, मिकिर असम, सही। तो ए करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है, ए हुआ करेक्ट। अबोर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, झारखंड में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर आपके पास ए हुआ, बी का करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो ए हुआ, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला तो है नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। अच्छा, कावेरी की सहायक नदी की पहचान कर दी है, ठीक है। अमरावती, भवानी, दूधगंगा। दूधगंगा एक्चुअली में कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, कृष्णा की सहायक नदी है, सहायक नदी है। कृष्णा कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर से निकलती है। और दूधगंगा जो है उसकी ये सहायक नदी है। अमरावती, भवानी और हेमावती ये जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो 1, 2, 4 सही है, 1, 2, हाँ बी करेक्ट आंसर इसमें हो गया, बी, 1, 2 और 4 ये सही है। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी, इसमें ध्यान रखिएगा 1-2 पॉइंट को, कि कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम मॉनसून तथा उत्तरी पूर्वी मॉनसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, वर्षा प्राप्त करती है। अतः इसमें साल भर पानी बहता है, साल भर पानी बहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कावेरी नदी की। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करने के कारण से कावेरी नदी लगातार फ्लो करते रहती है, बहते रहती है, ठीक है। और अपना ये जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। कावेरी अपना जल पूरब की ओर बहने वाली नदी है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। कृष्णा भी करती है बंगाल की खाड़ी में ही जल विसर्जित करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये तो सही है।
2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, तो गलत है। सबसे कम जो है लिंगानुपात पंजाब नहीं बल्कि किसमें है, हरियाणा में। हरियाणा 879, ठीक है, 879 हरियाणा में है। और मेघालय में 2001-2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। मेघालय में 2001-2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही, 27 दशमलव कुछ रहा था सभी राज्यों में, ठीक है, 82 या 83, तो सबसे अधिक। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है ना, तो एक से अधिक सही इसका हो गया, सी भी सही है, तो करेक्ट आंसर डी होगा, एक से अधिक। मेघालय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी, ठीक है, 27.2, तो यहां पर डी करेक्ट आंसर हुआ, एक से अधिक। हालांकि इसमें केवल मेघालय राज्य की बात है, राज्य और यूटी को अगर जोड़ दें तो यूटी में तो 55-56% चला गया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में केवल हम ए लगाएंगे। अगर पूरे यूटी की बात भी करेंगे तब ये नहीं होगा डी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर केवल राज्य की बात करेंगे तो उसमें मेघालय में सबसे अधिक रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तब डी लगाएंगे। अब चूंकि यहां पे राज्य और यूटी का अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो ए आंसर आप लगा के यहां से निकल सकते हैं, ठीक। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, करेक्ट, ये होना चाहिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। मूकांबिका, देखिए मूकांबिका कर्नाटक में है, ये सही है। मूकांबिका एक जो है ना, एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, ठीक है, और देवी शक्तिपीठ इसको कहा जाता है, देवी शक्तिपीठ कहा जाता है कि शंकराचार्य ने यहाँ पर जो है उपासना वगैरह की थी और वहां पे शक्तिपीठ को स्थापित किया था, तो बड़ा महत्व इसका होता है मूकांबिका को। और इस मंदिर के ऊपर कहा जाता है कि सोने की परत भी चढ़ाई हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो सही है। दलमा झारखंड, ये भी सही है। झारखंड में दलमा जो है ये एक्चुअली में क्या है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां बेसिकली हाथी वगैरह जो है इसको संरक्षित रखने का कार्य किया जाता है, संरक्षित करने का कार्य किया जाता है, ठीक, कार्य होता है। तो ये तो हो गया दलमा। नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये नैयर एक्चुअली में नायर होनी चाहिए इस तरह से, नैयर कोई जगह तो इसे नहीं है। नायर को अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड की बहने वाली एक नदी है, उत्तराखंड में बहने वाली एक क्षेत्रीय नदी है, एक क्षेत्रीय नदी है, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट जो हमारा आंसर हुआ सुमेलित नहीं है, वो नैयर हो गया, ठीक, नैयर। बात आई समझ में, करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, करेक्ट जो आंसर है ये हमारा हो गया सी, नैयर, जो उत्तराखंड में है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर इसका हुआ। अब आइए 24, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। ककोलत पहले मैं बता चुका हूं इसको, करेक्ट आंसर सी, नवादा, ठीक है, ककोलत नदी पर ही है, नवादा। अच्छा यहां एक और ध्यान बताइए, सुखलदरी नाम का एक जो जलप्रपात है, सुखलदरी जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअली में रोहतास में है, रोहतास कन्हड़ नदी पर, ये फेमस है, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एक जियाड़ खंड है भोजपुर में, भोजपुर में ये फुलवड़िया नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और रोहतास में ही एक दुर्गावती भी है, ये रोहतास में, और नदी का नाम दुर्गावती ही है, दुर्गावती। एक करकट भी है रोहतास में, ऐसे बहुत सारे हैं, सारे बिहार के जलप्रपात हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है काकोलत, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, तो ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, करेक्ट आंसर इसका हो गया 24 का सी, 24 का सी। अब आइए 25, क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद, एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही है, तो क्या कह रहा है कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहां से
कुछ हाइट पर, कुछ ऊंचाई पर, ठीक है, इस तरह से कुछ ऊंचाई पर क्या हो रहा है, गिराया जा रहा है एक रबड़ की बॉल, एक वुड और एक फीदर, पंख, पंख, इन तीनों को गिराया गया। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में गिराएंगे तो जो सबसे भारी होगा वो पहुंचेगा जमीन पर सबसे पहले। और भारी का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को हम भारी कब कहते हैं, भारी का मतलब यह होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को एक बल से खींच रही होती है, वो बल का मान जितना ज्यादा होगा वस्तु उतना भारी हो जाएगी। बल जितना कम लगेगा पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु को खींचने के लिए, वो वस्तु उतनी हल्की हो जाएगी। सीधा कंसेप्ट ये होता है, इसी को भारी और हल्का कहते हैं। तो जब नॉर्मल कंडीशन की हम बात करेंगे, अच्छा, वस्तु का भारी और हल्का होना किस पर निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पे। मास अगर 1 kg है तो उसी के हिसाब से फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। उसी के हिसाब से बल लगेगा, एक वैल्यू, तो जो आएगा आंसर। अब यहां मास अगर 5 kg हो जाए तो यहां 5 रखेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो भार बढ़ जाएगा, यानी मास बढ़ेगा तो भार बढ़ने की पूरी गुंजाइश होगी। ये मास, ये द्रव्यमान के बढ़ने या घटने से वस्तु के भार का घटना या बढ़ना कब होगा, जब नॉर्मल कंडीशन होगा, यहां पे वायुमंडल होगा। वायुमंडल में हम इस घटना को कर रहे होंगे, एटमॉस्फेयर में। तो यहां पर एटमॉस्फेयर में हम वायुमंडल है मान लेते हैं, तीनों चीजों को हमने गिराया और गिरने के बाद सबसे भारी ये था, ये सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद जो इससे हल्का था वो आएगा, और सबसे हल्का सबसे लास्ट में आएगा, पंख सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर निर्वात में गिराया जाए, ऑल आर फिल्म टुगेदर फ्रॉम हाइट वैक्यूम। निर्वात का मतलब जहां कुछ नहीं हो, एकदम स्पेस खाली हो। तो निर्वात के केस में किसी वस्तु का द्रव्यमान का कोई मीनिंग नहीं होता है, द्रव्यमान मीनिंगलेस हो जाता है। कोई मीनिंग, द्रव्यमान को आप सोचेंगे ही नहीं। जब द्रव्यमान को सोचेंगे नहीं तो इसका मतलब तो ये 5 kg का है और ये 1 kg का है, कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है, क्योंकि वैक्यूम का कंडीशन है। तो उस परिस्थिति में प्रत्येक पर वस्तु का फोर्स एक ही लगेगा, प्रत्येक पर वस्तु का फोर्स एक ही लगेगा, और वो केवल जी, क्योंकि एम का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल का मान बराबर लग रहा है, तो प्रत्येक चीजें एक साथ धरती पर आएगी। तो करेक्ट आंसर ये हो गया कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ऑल थ्री टुगेदर विल रीच द ग्राउंड, है सी। समझे मेरी बात, इस बात को ध्यान में रखना है, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। अच्छा, जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, F बराबर m और a होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण जो वस्तु पर हम लगाते हैं, जब वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो वहां F बराबर हम लिखते हैं mg, a के जगह पे हम g लगते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां त्वरण g होता है, लेकिन g कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पर, ये g, ठीक है, ये g जो है त्वरण है जो पृथ्वी वस्तु पर लगाती है। तो g बराबर त्वरण पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, ठीक है। और ये g जो है पृथ्वी के द्वारा जो लगता है, g का मान इक्वेटर पर मिनिमम होता है, सबसे कम, यानी भूमध्य रेखा पर सबसे कम। g का मान ध्रुवों पर, पोल्स पर, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक। 2 पॉइंट ये आप याद रखेंगे, g का मान इक्वेटर पर सबसे कम, भूमध्य रेखा पर, g का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक, और g का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, 0 होता है, ठीक, 0 होता है।
ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत पूछ रहा है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि नमी को अवशोषित करता है। बिल्कुल सही बात है। कपास का मतलब कॉटन का जो कपड़ा हम पहनते हैं वो हवा को हमारे शरीर के अंदर जाने देता है। हवा क्या करती है, हमारे पसीने को जब हवा पहुंचती है वहां पर तो पसीना तेजी से सूखता है, हमारे शरीर की उष्मा को लेता है और हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गलत, अच्छा गलत चुनना है, ठीक है सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है। ये भी सही बात है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है और साथ साथ जोड़ दें अगर तो एक्रिलिक प्लास्टिक का भी उपयोग होता है। एक्रिलिक प्लास्टिक का भी उपयोग इसमें होता है, ठीक है, चारों तरफ देने के लिए उसको। दूसरा सही। तीसरा एक्रिलिक, अब वहां एक्रिलिक लिखा, एक्रिलिक आ गया। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, ये पॉइंट गलत है। एक्रिलिक जो है इसको कृत्रिम रेशम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम नहीं कहा जाएगा। कृत्रिम रेशम जो है आर्टिफिशियल जो रेशम है ये एक्चुअली में रेयॉन को कहा जाता है। रेयॉन, ये रेयॉन, और रेयॉन जो है इसे सेल्यूलोज की सहायता से निर्मित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेयॉन जो है इसको ओरिजिनल कॉटन भी कहते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियल रेशम भी कहते हैं। ये सेल्यूलोज से बनता है और सेल्यूलोज की प्राप्ति पेड़ पौधे से होती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर एक्रिलिक जो है वो कृत्रिम रेशा नहीं कहलाता है। ये एक्रिलिक एक्रिलिक्ट नाम के पदार्थ से एक्चुअली में ये एक्रिलिक को बनाया जाता है, ठीक है। एक्रिलिक, मिथाइल एक्रिलिक नाम के पदार्थ से एक्रिलिक को, ये पूरी तरह से कृत्रिम होता है, ठीक। और जैसा मैंने बताया इसका उपयोग सीडी बनाने में किया जाता है। तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है, गलत चूज करना था, गलत ये है। और इसमें से कृत्रिम रेशम जिसको रेयॉन कहते हैं, रेयॉन इसमें अच्छा इसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल जो रेशम है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में आप आंसर लगाएंगे रेयॉन, अच्छा इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्या था। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, जो फाइबर प्रथम कृत्रिम रेशा जो दुनिया में बना था उसका क्या नाम था। प्रथम कृत्रिम रेशा जो दुनिया में बना था उसका क्या नाम था, नायलॉन नाम था उसका, ध्यान दीजिएगा। न्यूयॉर्क और लंदन शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया था नायलॉन। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है। और इसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप था, एमाइड जो था वो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एमाइड फंक्शनल ग्रुप नायलॉन में होता है। और नायलॉन जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है, प्रथम कृत्रिम रेशा है जिसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस, देखिए ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी की लघु तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को वायुमंडल से बाहर निकलने नहीं देती है, ठीक है। उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब यह होता है पृथ्वी की लघु तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को वायुमंडल से बाहर निकलने नहीं देती है, ठीक है। सीधा मतलब यह हो गया, करेक्ट। एक सेकंड,
तो लघु की जगह पे ये लघु तरंग दैर्घ्य नहीं होगा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य होगा। ठीक है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य। ठीक, पृथ्वी की दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण को वायुमंडल से बाहर निकलने जो नहीं देती है वो ग्रीन हाउस गैस है। परिणाम क्या होता है? परिणामतः पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहलाता है। वैश्विक तापन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, ये जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस में आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया हुआ इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है, ओजोन भी आती है, मीथेन भी आती है, इसके साथ साथ वाटर वेपर भी आती है। वाटर वेपर यानी वाष्प, इसके साथ साथ CFC भी आती है। 1, 2 और 3 एक्स्ट्रा याद रखना है। 3 तो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 3 और भी याद रखना है। ठीक है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ठीक, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन है, तो एक से अधिक हो गया आंसर। करेक्ट आंसर डी हुआ। 27 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया डी। 27 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, डी। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वन कंडक्टर टू अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट। मतलब एक कंडक्टर ये है, ठीक है, ये चार्ज है एक कंडक्टर, और दूसरा जो है ये है, ये कंडक्टर चार्ज है, चार्ज इस पर है। ठीक है, और बिना कांटेक्ट किए यहां से चार्ज का ट्रांसफर करवाना, यहां पर कोई चार्ज आ जाना। ठीक है, इस प्रकार से जो घटना होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? तो प्रेरण या इंडक्शन कहते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, ये घटना प्रेरण या इंडक्शन के नाम से जानी जाती है कि बिना कांटेक्ट के अगर हम चार्ज को एक से दूसरे पॉइंट पर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर करवा सकें तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। ये प्रेरण या इंडक्शन के नाम से जानी जाती है, इसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 28 का ए हो गया। ठीक है, अब जरा समझिए कंडक्शन और कन्वेक्शन को। कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों जो हैं वो हीट ट्रांसफर के मेथड हैं। वो चार्ज ट्रांसफर का मेथड था, ये हीट ट्रांसफर का मेथड होता है। ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्शन क्या करता है? कंडक्शन बिना परमाणु या अणु के गति के उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ये कहलाता है कंडक्शन। सभी ठोस में उष्मा का स्थानांतरण सभी ठोस में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। चालन विधि से होता है, ये तो एक पॉइंट हो गया, चालन विधि से होता है। ये कंडक्शन की बात हो गई। ठीक है, जितने भी ठोस पदार्थ हैं उन सब में जो हीट जाएगी वो इसी से जाएगी, कंडक्शन से जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कंक्लूजन ये निकला, जो भी क्वेश्चन आएगा ठोस कोई भी होगा तो कंडक्शन होगा।
रवि 29 का सी है। वाह, क्वेश्चन अभी 28 चल रहा है, आपने 29 का आंसर दे दिया, बहुत आगे, बहुत बढ़िया। तो एक हो गया। कन्वेक्शन की जहां तक बात है, जिसको संवहन कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कण के गति के साथ उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण, अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा। इसमें कण का स्थानांतरण नहीं होगा। जैसे ये एक लोहा है और इसके एक छोर को हम गर्म करते हैं तो उसका कण अपनी जगह पे रहता है, पार्टिकल, और उष्मा जो है एक से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे यहां तक पहुंच जाती है। तो हीट यहां से यहां चली आई, उष्मा का ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये कण जो है अपनी जगह पे बना रह गया, फिक्स रहा। ये ठोस में ही हो सकता है, इसीलिए कहते हैं कि सभी ठोस जो होंगे उनमें हीट जो जाएगी कंडक्शन से जाएगी। ये मेथड कंडक्शन है, चालन है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे एक बर्तन, उसमें पानी और ये कण, और जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद पानी का कण ही ऊपर चलने लगता है ना, ऊपर की ओर, और ये कण जहां तक जाता है उष्मा को लेके जाता है, पूरी पानी गर्म हो जाती है। ये प्रक्रिया हमारा कहलाता है कन्वेक्शन। इसमें क्या हुआ कि पानी का कण गया था साथ में, ये संवहन कहलाता है। तो इस संवहन की प्रक्रिया से क्या होगा, स्थानांतरण सभी द्रव तथा गैस इसी विधि से गर्म होते हैं, इसी विधि से गर्म होते हैं। मैंने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन किसी प्रकार का आएगा, प्रेशर कुकर गर्म हुआ तो कौन सा मेथड, कंडक्शन, क्योंकि कुकर ठोस है। कुकर के अंदर का भोजन पक गया, वो किस मेथड से, कन्वेक्शन, क्योंकि उसमें पानी था और कोई चीजें थी, है ना। तो द्रव या गैस का गर्म होना ये कहलाता है कन्वेक्शन। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, द्रव या गैस का गर्म होना कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट है, करेक्ट आंसर ये हो गया। तो इसमें करेक्ट हो गया प्रेरण, चार्ज का ट्रांसफर, प्रेरण, बिना टच किए हुए, बिना टच किए हुए। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। देखिए ये केमिकल चेंज पूछ रहा है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में तीन बातें होती है। एक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल, यानी एक पॉइंट ये बदला अगर 2 में तो फिर 2 से 1 नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ठीक है। पहला तो देखिए, बीइंग इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है, ये तो बात है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं होगा, बदलेगा नहीं, तो इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा तो नए पदार्थ का निर्माण बनता है, बिल्कुल न्यू सब्सटेंस। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अगर रिएक्शन करते हैं तो आपके पास वाटर आता है, पानी। अब ये पानी जो है ये एक नया पदार्थ है, न्यू सब्सटेंस है। इसकी तुलना में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो बना वो द्रव बिल्कुल नया। हाइड्रोजन जो है विस्फोटक, आग लग जाए तो और आग को बढ़ाए, ऑक्सीजन भी आग लगने में सहायता करे, आग को बढ़ाए, आग को बढ़ाएगा, और पानी आग को बुझाएगी, तो बिल्कुल नई बन गई ना, आग को बुझाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो नई चीज बनती है वो बिल्कुल नई चीज होती है, जो बनती है वो नई होती है, उसका पुराने से कोई संबंध नहीं होता है। तो नए पदार्थ का बनना ये भी सही है। और उसके बाद जब ये घटना होती है तो जो एनर्जी नेट है, ऊर्जा चेंज होता है। यहां पर जो एनर्जी लगी थी, ठीक है, वो एनर्जी और यहां की एनर्जी दोनों अलग रहेगी, तो ऊर्जा में नेट परिवर्तन होता है। ऊर्जा में या निवल ऊर्जा कहते हैं उसको, नेट एनर्जी में परिवर्तन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सी में लिखा हुआ है ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, ये गलत है। करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है यहां पे आ गया आपका सी, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। ऊर्जा में परिवर्तन होगा केमिकल रिएक्शन में, बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार होते हैं, सिंपल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी सहायता से जो है जानवरों के क्लोन को तैयार किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, इसको यहां पे ध्यान रखना है। इसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होता कि क्लोन का मतलब होता है जो एक जीव है उसी के बराबर दूसरे जीव जो है बनाए जाएंगे। कैसे होगा ये? ठीक है, ये जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन हमारा। कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ भी पाया जाता है, कल ही क्वेश्चन ये आया था, डिस्कस कल ही हम लोगों ने किया था। ठीक है, ये जो पिक्टोरियल ग्रिडल कहलाता है, 4 की संख्या में पिक्टोरियल ग्रिडल है ना, ये हमने देखा था, ये 4 की संख्या में था। ठीक, पिक्टोरियल ग्रिडल, ये एक्चुअली में यहां बी करेक्ट आंसर है, नितंब में भी पाया जाता है, तो बी करेक्ट आंसर इसका हुआ। इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है आपको कि बोन जो होते हैं, बोन, ठीक है, ये बोन जो होते हैं कैल्शियम, इसमें लगभग 98% उसी से बना होता है ये। ठीक है, विटामिन डी जो है, विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों पर जमने में सहायता करता है। ठीक है, और अगर नहीं ऐसा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, सहायता करता है। ठीक है, तो डी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में या बुजुर्ग जो होते हैं वयस्कों में पेरियोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन डी हड्डियों पर कैल्शियम को फैलाने में मदद करता है, जमाने में मदद करता है, जिससे हड्डी मजबूत होती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होगी और वयस्कों में ऑस्टियोपेरेसिस, हड्डियों का कमजोर होना और जल्दी टूट जाने की बीमारी होगी। ठीक है, तो यहीं तक क्वेश्चन था 31 तक। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो फिर एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।